न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है उसके बाद बहुत कुछ बीजेपी में आपको हैरान करने वाली खबर मिलने वाली है। आपने देखा कि कैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम सांसदों को जिस तरह चुनावी मैदान में उतार दिया, ना सिर्फ चुनावी मैदान में उतारा बल्कि केंद्रीय मंत्री से उनका दर्जा एक विधायक पर लाकर खड़ा कर दिया। इस तरह से भी बहुत कुछ हुआ है। और जब ये चर्चा हो रही थी, जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उस वक्त बहुत जोर शोर से चर्चा ये हो रही थी कि किस तरह से मोदी जी ने इन तमाम लोगों से पहले ही इस्तीफे लिखवा लिए थे, यानी कि इस्तीफा पहले लिखवा लिया था। इनके इस्तीफे उनके पास थे, उसके बाद जो कुछ भी इनको मिलना था उनके ही रहम पर मिलना था, ये कहा जा सकता है। यानी कि मोदी जी जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ये वही जानते हैं कि आगे इसके परिणाम किस तरह से आने वाले हैं। उन्होंने अपने कुछ कैबिनेट मंत्रियों को विधायक तक ला करके खड़ा कर दिया, किसी को स्पीकर बना दिया। ऐसे में अब उनका लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्लान है, अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी इस प्लानिंग में एक बड़ी तैयारी कर ली है। उन्होंने दरअसल अपने राज्यसभा के बड़े चेहरे जो हैं उनको उतारने का मन बना लिया है। अब वो उनसे लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे जिन्होंने कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। अब उनका भी पानी पता चलेगा कितना है, यानी कि वो कितने पानी में हैं, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी कि अब पता चलेगा कि उनके राज्यसभा के ये बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, केंद्रीय मंत्री कितने पानी में हैं। जब वो लोकसभा में उतरेंगे, लोकसभा में जब वो उतरेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और वहां पर जाने के बाद पता चलेगा कि वो जनता के कितने नेता हैं या फिर वो सत्ता की बैठकर ऊपर मलाई खा रहे हैं। यहां पर मोदी जी ने उन सबको जमीन पर उतारने का मन बना लिया है, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही क्यों ना हो, जो कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, चाहे वो उनके पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ही क्यों ना हो, जो कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। अब वो महेंद्रगढ़ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यहीं पर और भी कई ऐसे नाम हैं जिनको इस फेहरिस्त में शामिल किया गया है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार से और समझते हैं सुजीत ठाकुर जी से कि क्या वाकई में इन तमाम नामों के साथ में कोई और स्ट्रैटेजी है या फिर ये नाम यहां पर इसलिए उतारे जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास इस बार की चिंता ज्यादा बड़ी है। तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट उनका काफी हद तक पूरा सही साबित हुआ। क्या इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर अब वो लोकसभा चुनाव में भी जमीन पर उतरने जा रहे हैं? क्या ये तमाम नेता जीत पाएंगे या फिर ये कुछ और माहौल तैयार करेंगे जिसके चलते लोकसभा में उन्हें फायदा हो? लेकिन विपक्ष की यहां पर क्या तैयारी है, विपक्ष कैसे इस वार का सामना करेगा या फिर बदले में क्या प्रहार करेगा, यह भी सोचना जरूरी है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर से। दरअसल अभी जिस तरह से अगर तस्वीर देखी जाए तो बीजेपी ने जैसे अपने मध्य प्रदेश के चुनाव में, अपने राजस्थान के चुनाव में अपने कैबिनेट मंत्रियों को, अपने सांसदों को उतार दिया। सबने कहा ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हो रहा है तो मतलब कैसे होगा। चर्चाएं बड़ी जोरों शोरों से हुई कि सबके इस्तीफे लेकर के रख लिए गए थे। किसी को स्पीकर बना दिया गया, बाद में किसी को सिर्फ विधायक बनाकर छोड़ दिया, किसी को ले जा करके वहां मंत्री बना दिया राज्य में, और नेशनल स्तर से एक राज्य स्तर पर निपटा दिया सिचुएशन को। अब वहीं पर अगर हम बात करें 2024 के चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर राज्यसभा के कुछ चेहरे हैं बीजेपी के जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इस बार उनके चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर अनिल बलूनी और जेपी नड्डा की अगर हम बात करें, भूपेंद्र यादव की अगर हम बात करें, उनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी महेंद्रगढ़ क्लियर हो गई है। इस तरह से करके इन सबको अब चुनावी क्षेत्र में उतारा जा रहा है। और आपको लगता है कि ये वो चेहरे जो कि पीछे बैठ करके पूरा ताना बाना बनाते थे, इनका जनता के बीच में जाकर के स्ट्रेट जमीन पर उतरना और वहां से जीत कर आना, ये ऐसा दाव बीजेपी क्यों खेल रही है जहां पर उसको बहुत क्लियर है कि ये जननायक नेता नहीं है, ये जो दूसरे पर्दे के पीछे जो नेता बनकर उभरे हैं, ये वो चेहरे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इन लोगों की कितनी गारंटी ले पा रही है मोदी सरकार? क्योंकि मोदी है तो गारंटी ये कर दिया उन्होंने, लेकिन ये गारंटी किस बिहाफ पर है, किस बेसिस के ऊपर है? कोई आधार नजर नहीं आ रहा है अभी इसका।
देखिए विनीता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी में विचार जरूर है, चल रहा है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है उसमें, कि जो राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं, खास करके जो मंत्री हैं और जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पे हैं, उनको इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। इसके पीछे बहुत ही क्लियर है कि पिछला चुनाव जो हुआ था 2019 का, उसमें 50% विधायक, 50% सांसद नए चेहरे थे जो पहली बार जीत करके आए थे, उनको कोई पहचानता भी नहीं था, तो वो जीते मोदी के नाम से। तो भारतीय जनता का विचार है कि एटलीस्ट जेपी नड्डा या अनिल बलूनी या निर्मला सीतारमन या हरदीप सिंह पुरी हो या जयशंकर हो, इनको एटलीस्ट लोग जानती है कि ये हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनको भले जनसंपर्क इनका ना हो, और अगर ये लड़ेंगे और मोदी के नाम पर अगर वोट देगा तो निश्चित रूप से एबीसी कोई भी लड़े तो उसका फायदा होगा उसको। तो इनको लगता है कि मोदी के नाम पे, मोदी की गारंटी के नाम पे ये सारे लोग चुनाव में एटलीस्ट फाइट दे सकते हैं। जीतना और हारना ये तो खैर बहुत नतीजे पर बताएंगे, लेकिन ये लोग, और ऐसा नहीं है कि इन लोगों की सीट बहुत ही वल्नरेबल है। अब उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 5 की 5 सीटें जीती थी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 में 4 सीटें जीती थी। तो अगर नड्डा जी को हिमाचल में किसी भी सीट से लड़ा दिया जाए, तो वो अनिल बलूनी को उत्तराखंड में कहीं से लड़ा दिया जाए, तो उनके लिए ये कठिन मैदान नहीं है। कठिन किसके लिए है? जयशंकर जी के लिए। अगर उनको तमिलनाडु में लड़ा दिया जाए, निर्मला सीतारमन को तमिलनाडु में लड़ा दिया जाए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है मजबूत, वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन ऐसी जिन कोई जगहों चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरों को भी शायद ये केंद्र में ले आएंगे और उनको भी चुनाव लड़वाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको तो अभी साउथ का रास्ता दिखाया हुआ है ना। हाँ, निश्चित रूप देखे, सब सारे लोग चुनाव, उसमें ये भी है कि सारे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरह से उसको शिवराज सिंह चौहान को अगर साउथ में दिया गया जिम्मेदारी, वो देख रहे हैं चीजों को कि कैसे मैनेज हो सकता है, तो निश्चित रूप से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट में लगे हुए व्यक्ति हैं वो चुनाव में आ जाएंगे तो फिर मैनेजमेंट कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा संकट होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें तो नहीं है शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे दिया था प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत क्लियर कर दिया कि हम सब कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिसका उपयोग जहां करना चाहे वहां करेगी। तभी आपने देखा कई केंद्रीय मंत्री और सांसद, लोकसभा सांसद जिनको चुनाव लड़ाया गया विधानसभा का, राजवर्धन सिंह राठौर हो, चाहे दिया कुमारी हो, इस तरह के जितने भी आपने देखा, फग्गन सिंह कुलस्ते हो मध्य प्रदेश में, अपने नरेंद्र सिंह तोमर हो, सबको लड़ाया, प्रहलाद पटेल हो, सबको लड़ाया गया और जीते, कुछ हार भी गए, वो अलग इशू है। तो इस बार ये भी हो सकता है, खास करके उत्तर प्रदेश से मैं आपको एक सूचना साझा करना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से एक मैसेज आया भारतीय जनता पार्टी के पास कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया अगर स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ विधायकों को, कुछ मंत्रियों को, उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात सोची जा रही है, तो कृपया हमें उनका नाम बता दें ताकि हम कैबिनेट में उनकी जगह नए लोगों को लेकर के आ सके, उनको हम फ्री कर सके उस काम से। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ विधायकों को भी, कुछ राज्य के मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हम लोग को देखने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पर गंभीरता से काम कर रही है। रही बात राज्यसभा वाली, तो वो एक सिंपल कैंडिडेट है, वो नहीं भी रहते तो लड़ते। भूपेंद्र यादव, जैसे आपने कहा, भूपेंद्र यादव बड़े नेता हैं और हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, यादव हैं, तो उनको वोट हो सकता है मिल जाए। धर्मेंद्र प्रधान है, अब उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान जरूर कमजोर स्थिति में होंगे कि वहाँ बीजेडी की सरकार रही है, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक को रिप्लेस करके भूपेंद्र यादव है, तो उनके लिए चुनाव बहुत ही असंभव हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, जो साउथ इंडिया में कमजोर कड़ी में लड़ेंगे जहां जाकर, वहां पर वो फंस सकते हैं निश्चित रूप से। और अगर फंसते हैं, हारते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि स्मृति ईरानी को भी जब लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था, शुरू में वो हारी भी थी, लेकिन उनको अच्छे खासे प्रोफाइल दिए गए, उनको उसका उल्टा इनाम दिया गया। निश्चित रूप से दिया गया, लेकिन ऐसे इक्के दुक्के लोग ही हैं। अरुण जेटली चुनाव हार गए थे 14 का, हाँ, लेकिन उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। उस समय रक्षा मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास था, आईएनबी भी उनके पास था। स्मृति ईरानी चूंकि राहुल गांधी से चक्कर ली और राहुल गांधी से को बहुत कड़े मुकाबला में हारी थी 2014 का चुनाव, तो उनको राज्यसभा में थी वो, तो उनको बनाया गया वहां पर।
भारतीय जनता पार्टी की सोच अगर राज्यसभा के सांसद जिनका टर्म अभी बचा हुआ है 2 साल 3 साल 4 साल जिनका टर्म बचा हुआ है, और वो लोकसभा के लिए चुन के आते हैं, तो उनकी जो जगह खाली होगी वहां पर एक नए कार्यकर्ता को उसकी जगह पर वो ला सकते हैं, खास करके ब्यूरोक्रेसी से। मुझे लगता है कि जिस तरह से जयशंकर या हरदीप सिंह पुरी इस तरह के लोग आए, पहले अल्फोंस आए थे, तो एक अल्फोंस आए थे, तो इस तरह के लोगों को और आगे भारतीय जनता पार्टी हो सकता है लेकर के आए, जिनकी क्रेडिबिलिटी है। यूथ हमारे पास बहुत बड़ा वोटर है। वो अगर श्रीधरन को चुनाव लड़ाया केरल से, वो हार गए कुछ वोटों से केरल में विधानसभा का चुनाव। अगर श्रीधरन जैसे लोग, इस तरह के लोग आते हैं तो यूथ में आता है कि हाँ भाई एक टेक्नोक्रेट है और बहुत हस्ती भरी है, इसको वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी वो भी सोच रही है। जी, यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तभी तो अपने इतने बड़े नेताओं को वो जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर ये जमीन पर उतरते हैं तो पीछे की जो पूरी एक जो एक होमवर्क होता है, इसमें बहुत बड़े स्तर पर है। आप जानते हैं बीजेपी में किस तरह से पर्दे के ऊपर से कई गुना ज्यादा पर्दे के पीछे तैयारी चलती है। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी डाइवर्जन भी होगा? नहीं देखिए, जो भी मौजूदा सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, जब से अमित शाह अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री मोदी बने, उसके बाद से एक चेंज आया है। यहाँ पर अर्थमेटिक और केमिस्ट्री का खेल चलता है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 100 सीटें ऐसी हैं देश भर में जिसमें हार जीत का अंतर 2% से कम वोट से हुआ था। 2%, वो कितना होता है? मैक्सिमम 17,500 वोट है। और 180-82 सीट है, जैसे मछली शहर उत्तर प्रदेश का, वहां पर शायद 181 सीट से भारतीय जनता पार्टी निकली थी वहां पर। तो इस तरह की जो सीटें हैं वहां पर, तो ऐसी 100 सीटें हैं जो 2% से, वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में उसे 10 सीटें हैं, बाकी राज्यों में और भी जगह है, कहीं आंध्रा में है, कहीं केरल में है, कहीं है। तो 100 सीटों का बहुत, इसी तरह से 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर 35% से लेकर के 52% वोट तक जीत का मार्जिन रहा था, जिसमें नवसारी सबसे ज्यादा रहा था, जहां से अपने पाटिल साहब, गुजरात के अध्यक्ष CR पाटिल साहब जीते थे। इस तरह की बहुत सारी, लेकिन वो सब सीटें कहाँ हैं? वो सब 100, अगर 50 सीटें हैं तो उसमें 42 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं वो सीटें, 35% से लेके 50-52% तक। उन सीटों पर कैंडिडेट कोई भी हो, क्योंकि इतना ह्यूज मार्जिन है कि वहां पर अपोजिशन के लिए उनको टक्कर देना, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में टक्कर देना मुश्किल होगा। इवन उत्तर प्रदेश में उतना मुश्किल नहीं है, राजस्थान या गुजरात जैसा आसान नहीं है उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। तो ये जो अर्थमेटिक है, ये अमित शाह, जेपी नड्डा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 303 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, पिछले चुनाव में जीती थी, तो इसका मतलब है कि 240 सीटें गैर भाजपा के पास है। मतलब कुछ इनमें अलायंस भी है, कुछ नहीं भी है। 30-40 सीट का अंतर जो है चुनावी समीकरण को ध्वस्त कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो देख रहे हैं उन चुनाव को, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बात है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान सैचुरेशन पॉइंट पे है। उससे ज्यादा एक आध मध्य प्रदेश में 1 सीटें बढ़ सकती है, छत्तीसगढ़ में 2 सीट, उत्तर प्रदेश में जरूर 62 सीटें जीती थी, तो वहां पर स्कोप है कुछ आगे बढ़ने का। लेकिन बाकी हरियाणा में उतना ही है, राजस्थान में उतना ही है, उत्तराखंड में वही है, हिमाचल में वही है, बिहार में हुए, हर जगह सैचुरेशन पॉइंट पे हैं आप। तो आपको नए ढूंढने पड़ेंगे। और जो आपने राज्यसभा वाली बोली बात, तो मुझे लगता है कि वो भी है कि इनके पास नैरेटिव है कि जितना ज्यादा सीट हम निकाल सकें किसी के नाम पे या किसी के पर्सनैलिटी के ऊपर, तो वो करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला कितना वर्किंग हो पाएगा ये तो खैर रिजल्ट में पता लगेगा, लेकिन अभी तक के कुछ एक्सपेरिमेंट जिन्होंने लोगों को बहुत चौंकाया है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अंत में जाकर के उन्होंने उसके रिजल्ट्स निकाले हैं। विपक्ष को भी ध्यान देना चाहिए, इस तरह की अलग अलग तरह की रणनीति पर काम करने का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।